गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम लोग बिहार के करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इडुट एरिया करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। लोग इडुट एरिया ऐसा माना जाता है कि इडुट एरिया जो बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, बीपीएससी हो गया, बिहार दुर्गा मेंस हो गया, उन सब में जो इडुट एरिया का जितना भी कंटेंट होता है, यानी जो करंट अफेयर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार बजट के बारे में। देखिए, ये सॉरी बिहार बजट बोल रहे हैं, पूरे बिहार बजट को तो देख चुके हैं लोग। यहाँ हम लोग देखेंगे पूरे हम लोग भारत के बजट के बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो है बजट 2022-23 है। ठीक है, इसमें क्या किया है कि हम बहुत सारे देखिए, ये जो करंट अफेयर का जो बुक है, ये पहले ही आ चुका था, ये मार्च में ही आ गया था। तो बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ चुके हैं। अभी बीपीएससी एग्जाम देखेंगे तो काफ़ी कम समय बच चुका है, तो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ चुके हैं। और जो नहीं पढ़े होंगे तो आराम से इसको पॉज करके वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि पहले से ही सिलेक्टिव क्वेश्चन को टिक मार करके रख लिया हूँ, जिसको आप देख सकते हैं कि पेन से में टिक मार्क किया गया है। ठीक है, तो उसी को मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे दृष्टि से यही सारे जो जितना भी मार्क किया गया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको जो बच्चे नहीं जो पढ़े होंगे उसको समझ सकते हैं, जो नहीं पढ़े होंगे वो आराम से वीडियो को पॉज करेंगे, पूरे डिटेल से जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी वो समय नहीं है, कि अभी उतना समय नहीं है कि आप पूरे डिटेल से उतना पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर में सिर्फ इडुट एरिया में करंट अफेयर देखिएगा तो लगभग 40 से 50 टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, और लगभग ये उसके बाद सेट दिया हुआ है, तो उस सेट को भी चलाया जाएगा। तो मेरा कोशिश है कि इसको 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाए। ठीक है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग शुरू करेंगे केंद्रीय बजट को। ठीक है, तो केंद्रीय बजट को सबसे पहले समझिए कि 1 फरवरी को इस बार 1 फरवरी 2020 को संसद में पेश किया गया। कि कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री की पेश करता है। नीचे आएंगे तो इसको कहा गया भारत का अमृतकाल में पेश कर जाएगा। क्योंकि भारत का अमृतकाल क्यों कहा गया? क्योंकि भारत आज़ादी का जो 75 साल लगभग पूरा हो चुका है, 25 साल और है, यानी कि 100 साल के करीब आने वाला, इसीलिए इसको अमृतकाल कहा गया। क्योंकि क्या कहा गया? अमृतकाल कहा गया है। ठीक है, उसके बाद ये आज़ादी का ये जो 100 साल पूरा होने वाला है, इसीलिए इसको अमृतकाल कहा गया, यानी 25 साल जो और बाकी रह गया उसको अमृतकाल कहा गया। उसके बाद नीचे देखेंगे तो भारत का आर्थिक विकास दर, यहाँ देखेंगे भारत का आर्थिक विकास दर जो है 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो बजट घाटा, जो बजट घाटा कितना है, तो यानी कुल प्राप्ति और कुल खर्च दोनों बराबर, ये देख सकते हैं दोनों बराबर, यानी बजट घाटा कितना है? 0 है। ठीक है, नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे में आएंगे तो 15वें इस बार जो वित्त आयोग है 2022-23 में, ये कौन सा वित्त आयोग है? यानी 15वें वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है? तो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025-26 तक रखा गया है। 2025-26 तक रखा गया है। यहाँ देखेंगे तो रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ है? तो इसमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला याद रखेंगे। रुपया आता कहाँ से? तो हम लोग उधार और अन्य देता, यानी उधार 35% लोग लेते हैं, यानी दूसरे देशों से उधार लेकर हमारे पास ये पैसा आता है। ठीक है, और रुपया सबसे कम कहाँ से आता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, देख सकते हैं 7% है, 7%। ठीक है, अब रुपया जाता कहाँ है? तो मान लीजिए उधार ले रहा है तो उसी को चुकाने में जाएगा, तो ये रुपया जाता है ब्याज चुकाने में, और सबसे कम जाता है ब्याज खर्च होता है, यानी सबसे कम खर्च कहाँ होता है? केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में सबसे कम खर्च होता है। यानी कि आपको जो कर्ज लेने में सबसे पैसा आता है, और उसका ब्याज देने में ही सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। ठीक है, तो आप समझ आ गए। उसको नीचे देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से को प्राप्त करने के लिए सरकार PLI स्कीम में 14 देखिए, जो PLI स्कीम है इसे पहले से पता है आप लोगों को, जो जिसको नहीं पता वो समझ सकते हैं कि ये PLI जो स्कीम है, इसके तहत 14 सेक्टर में काम किया जा रहा है, यानी अलग अलग 14 काम है जिनको ये सरकार PLI के सेक्टर के तहत रखा है। ठीक है, इसमें एक और नया स्कीम जुड़ रहा है 5G वाला। 5G जो अभी तक 4G हम लोग का नेटवर्क चल रहा है, उसमें 5G वाला नेटवर्क, 5G की व्यवस्था को बनाने के लिए ये PLI स्कीम में इसको जोड़ा जा रहा है। यानी कि अब मिला के कितना हो जाएंगे? 15 सेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 15वां सेक्टर कौन सा हो जाएगा? 5G। ठीक है, तो 14 सेक्टर में पहले से कितने लाख लोग नौकरी देने की बात कही गई है? तो 60 लाख नौकरियां सृजित करने की बात कही गई है उस PLI के तहत। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर दिया है PM गति शक्ति। PM गति शक्ति में ये 7 योजनाओं को पर बहुत बल दिया गया। पहला योजना सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पतन, पांचवा माल परिवहन, छठा जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ठीक है, अवसंरचना दिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है। तो रेलवे के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ना है, यही है कि अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन विकास विनिर्माण किया जाएगा। यानी वंदे भारत जो ट्रेन है वो 3 साल में कितना कर लिया जाएगा? 400 यानी 400 वंदे भारत जो ट्रेन है उस 400 ट्रेन बना लिया जाएगा। कितने साल में? 3 साल में बना लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट आपको देखना है, तो यहाँ देखेंगे बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक
परियोजना को जोड़ने की घोषणा की गई है। कौन कौन सी नदी है? तो दमन गंगा से पिन जाल जोड़ा जाएगा, पार तापी से नर्मदा जोड़ा जाएगा, गोदावरी कृष्णा जोड़ा जाएगा, कृष्णा पेन्नार जोड़ा जाएगा, पेन्नार से कावेरी को जोड़ा जाएगा। ये 5 नदियों को जोड़कर एक मेगावाट परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो सब्सिडी दे रहा है किस पे? फूड सब्सिडी दे रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहा है, पेट्रोलियम में सब्सिडी दे रहा है सरकार, ठीक है। इतना सब्सिडी देने की बात इस पर कही है। 3 में सब्सिडियों में 3 तरह से सब्सिडी मिलेगा, एक फूड में, उसको फर्टिलाइजर में और पेट्रोलियम में, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के लिए 12 टीवी चैनलों की व्यवस्था की गई। 12 टीवी चैनल पहले से था एजुकेशन के मामले में, अब उसको बढ़ाकर 200 टीवी चैनल बना दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये बजट वगैरह में हाईलाइटेड जो पॉइंट थे, हाईलाइटेड पॉइंट को हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि बजट वाला पहले ही आ चुका है, बहुत सारे बच्चे इसको देख चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ इसमें हाईलाइटेड पॉइंट को देखना है करंट अफेयर में, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन बढ़िया से हो सके। फिर यहाँ देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2022-23 को आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपये लाने की घोषणा की गई। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो या जितने भी डिजिटल रुपये हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार भी अब क्या कह रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, डिजिटल करेंसी लाने की बात कहा है। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो जितने भी डिजिटल करेंसी का आप लेन देन कर रहे हैं, यानी उसे खरीद बिक्री कर रहा है, उससे जो आप जितना आपको पैसा मिलेगा उसका 30% तक टैक्स ले लेगा, सरकार ही ले लेगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपको जो डिजिटल करेंसी का लेन देन कर रहा है, उसमें अगर जितना भी पैसा का मुनाफा आपको हो रहा है, उसका 30% टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे तो दूसरा चैप्टर है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। आर्थिक सर्वेक्षण कब रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बजट के 1 दिन पहले किया जाता है, यानी बजट 1 फरवरी को पूरा हुआ पेश किया गया, तो उससे 1 दिन पहले कितना हो जाएगा, 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया। लिखा हुआ भी है कि बजट हमेशा 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, बजट के 1 दिन पहले ये आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसका सलाहकार कौन थे? संजीव सन्याल थे। कौन थे? संजीव सन्याल। 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। 1964 में क्या हुआ था कि 1964 में दोनों एक साथ पेश किया गया था। 1964 तक 1950-51 से लेके 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और ये बजट दोनों को एक ही दिन पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद 1 दिन बाद कर दिया गया कि ये जो बजट होगा 1 दिन बाद आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 1 दिन पहले आ जाएगा। तो उसमें क्या किया गया है कि जीडीपी अनुमान लगाएगा। जीडीपी अब 2020-21 का अनुमान छोड़िए, जो माइनस में था, -7.3। 21-22 का देखिए, 21-22 का 9.2 अभी पीछे पड़े हैं लोग। अब 22-23 का देखिए कितना होने की संभावना है, 8 से 8.5% वृद्धि होने की संभावना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको नीचे आएंगे तो स्थिर मूल्य में, जीवीए में क्या, अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर, मैंने कहाँ कितना सेक्टर में कौन सा वृद्धि होने की संभावना है। तो 2020-21 में प्लस हुआ 3.6% था कि क्या था, कृषि था। इस बार 3.9 हो जाएगा, यानी 0.3% की बढ़ने की आशंका है 21-22 में, ठीक है। बढ़ी हुई है आशंका, नहीं बढ़ी हुई है 21-22 का। अभी तो 22-23 का ये 21-22 वाला रिपोर्ट है। सेवाएं में माइनस में था क्योंकि सेवाएं बंद, इस बार प्लस 8.2 हो गया है, ठीक है। खनन और निर्माण माइनस में था क्योंकि बंद था, इस बार प्लस 11.8 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है कि भारत दुनिया में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि भारत के पास से ये चौथा ऐसा देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा मतलब विदेशी पैसा इसके पास है, ठीक है। उससे पहले कौन कौन सा है? उससे पहले है चीन है, जापान है, स्विट्जरलैंड। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद छोटा ऐसा देश है जिसके पास विदेशी पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, यानी कौन कौन सी वस्तुएं जो है भारत निर्यात करती है। तो पहला है पेट्रोलियम, दूसरा मोती कीमती पत्थर, थर्ड में आ जाएंगे तो लोहा इस्पात, फोर्थ में आ जाएंगे तो ड्रग्स वाला यानी दवाइयाँ वगैरह के लिए, पांचवा आ जाएगा तो सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषणों का निर्यात भारत करता है। उसके बाद आयात कितने चीज़ों करता है? तो आयात हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम, दूसरा सोना, तीसरा पेट्रोलियम उत्पाद, चौथा मोती कीमती पत्थर और पाँचवा हो जाएगा कोयला, कोक और ब्रिकेट का ये आयात करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश, यानी कि सर्वाधिक किससे आयात निर्यात किया और सर्वाधिक किससे आयात किया गया है, यानी भारत किसके साथ आयात किया और किसके साथ निर्यात किया, ये टॉप में कौन कौन रहा है। तो निर्यात में देखेंगे सबसे पहला है अमेरिका, उसके बाद यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जगह है ना, उसके बाद चीन, बांग्लादेश और हांगकांग से। और आयात किससे किया है? तो आयात किया है चीन से, उसके बाद यूएई से, अमेरिका से, सऊदी अरब और इराक से किया है, ठीक है। तो भले ही चीन का बहिष्कार होता है लेकिन आयात निर्यात में चीन ही आगे हमारे देश से, ठीक है ना।
है ना। ये नेता लोग भले दिखाने के लिए बहिष्कार करते हैं चीन का, लेकिन आयात निर्यात देखिएगा तो चीन के ही साथ सबसे ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक संरक्षण, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, है ना, कि इस बार विभिन्न जो क्या क्या चीज़ में सबसे आगे रहा था। तिलहन हम लोगों को सबसे ज़्यादा हुआ, कितना हुआ, 36.1 मिलियन टन हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो अंडा में भारत में, अंडा उत्पादन में जो विश्व में कितना स्थान है, तीसरा स्थान है। मांस में 8वां है, मछली में दूसरा है पूरे विश्व का, ठीक है। और दूध में पहला है, यानी याद रखिएगा दूध जो है पहला है, चीनी जो है दूसरा है, ठीक है। चीनी दूसरा हो जाएगा, अंडा तीसरा हो जाएगा, मांस 8वां हो जाएगा, मछली दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। पहला नंबर किस में है, तो दूध में है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो आगे देखेंगे देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है, यानी कि सबसे पहला उद्योग हो जाए, उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं कपास उद्योग में, उसके बाद चीनी उद्योग में, और उसके बाद दुनिया में चीनी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता कौन सा है, भारत है। उत्पादन करता है और उपभोक्ता भी है, दूसरे नंबर पर उत्पादन करता है और उपभोक्ता पहले नंबर पर है। और देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता कौन है, कपड़ा उद्योग है। यानी सबसे ज़्यादा रोजगार लोग, यानी सबसे ज़्यादा कारोबार से जुड़े हुए किससे, खेती से जुड़े हुए लोग, और दूसरा जो कारोबार है कौन सा है, कपड़ा उद्योग है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखेंगे तो भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। जो वनस्पति तेल का है उसका सेकंड नंबर उपभोक्ता भी है और आयातक नंबर 1 में है। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे वर्ष 2020-21 में 133.7 किलोमीटर 33,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। 33,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, कितने 20-21 में, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनेगा। यानी कि सीधा सीधा याद रखिए कि सड़क के मामला में सेकंड नंबर पर है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा सड़क है, उसके बाद हमारे देश भारत में, और रेलवे में तीसरा नंबर पर है, ठीक है। तीसरा नंबर पर है, ठीक है। रेलवे में तीसरा नंबर, सड़क में दूसरा नंबर पर है। हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों में ये नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भारत वह सड़क के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल जाए, यानी 1 नंबर पर आ जाएगा। और शून्य कार्बन के कब का रखा गया, रेलवे ने कहा है कि हम शून्य कार्बन के जो उत्सर्जन का लक्ष्य रखे हैं वो 2030 तक रखें, यानी शून्य कार्बन वाला लक्ष्य पूरा कर लेंगे 2030 तक, ये रेलवे का कहना है, ठीक है। और भारत हम लोग अपना देश कहा है 2070 तक करेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो रेलवे सितंबर 2023 तक क्या क्या है कि उसने विद्युतीकरण करने की बात कहा है कि 2023 तक पूरा रेलवे को विद्युतीकरण कर देंगे। लेकिन अभी भी जो अभी के रिपोर्ट के अनुसार जो कोंकण रेलवे है वो 100% विद्युतीकरण हो गया है। कोंकण रेलवे जो है 100% विद्युतीकरण हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र FDI अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। यानी कि FDI में भारत को कितना नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। FDI में कितना है, अब FDI में कौन कौन सा देश है, तो FDI में सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस है, ठीक है। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस। सिंगापुर से क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से, अमेरिका से ऑटोमोबाइल उद्योग है, मॉरिशस से क्या है, सेवा क्षेत्र में, इससे ये FDI का होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा भारत जो है 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, बस इतना याद रखिए। पहला है रूस, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा। पहला याद रखिए रूस और 10वां याद रखिए भारत। पहला रूस है, 10वां भारत है, क्या चीज़ में, वन क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से 8वां है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा 1% वाला देश, सबसे ज़्यादा 1% वाला देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। परसेंटेज के हिसाब से ब्राज़ील है, ठीक है। उसके बाद से सेकंड नंबर स्थान पेरू है, फर्स्ट याद रखिए ब्राज़ील है। उसके बाद वहाँ जो सबसे अधिक वन था कहाँ, रूस में, और भारत था 10वें नंबर पर परसेंटेज के हिसाब से, 8वें नंबर पर। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि 2010 से लेकर 2020 में, यानी 10 सालों में, महज 10 सालों में वन का वृद्धि भारत बहुत ज़्यादा किया है। उसका रैंक कितना आया, 3 नंबर पर आ गया वन को बढ़ाने में, ठीक है। और भारत में कुल वनों का आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%, यानी पूरे विश्व में जितना भी वन है उसका 2% भारत में है, ठीक है, 2% भारत में। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आप देखेंगे भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, यानी जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है, भारत है। उसके बाद नीचे आएंगे तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। ये पूछ सकता है कि भारत में कितने बंदरगाह है, वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह, छोटे मोटे बंदरगाह बहुत सारे हैं लेकिन 13 प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। उसको बंदरगाहों को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, बस इतना याद रखिए 13 प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद नीचे देखेंगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, यानी कि जो
जो रेडियो संचार वाला दूरसंचार वाला बाजार जो है भारत क्या है, सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है, सबसे बड़ा बाजार है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नोट किए लिखा हुआ है कि बेंगलोर की जगह अब भारत का स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गया है, दिल्ली हो गया है। पहले था स्टार्टअप राजधानी कहाँ थी, बेंगलोर थी, लेकिन अभी क्या हो गया, दिल्ली हो गया है। उसको देखेंगे तो भारत, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के कितना नंबर पर आ गया, 3 नंबर पर, थर्ड नंबर पर आ चुका है। पहला नंबर है अमेरिका का, दूसरा चीन का और भारत तीसरे नंबर पर, यानी कि भारत बहुत तेज़ी से स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान, यानी कि जो कोरोना में जितना भी कोविड टीकाकरण का जो अभियान चल रहा था उसमें भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा, कहाँ का किस तरह करा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए जो हम टिक किए हुए वही उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आप इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, जहाँ हम पेन से मार्क किए हुए हैं उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो सीधा वीडियो को पॉज कीजिए, आप पूरा पढ़ते रहिए। और टाइम बहुत कम रह गया है, बीबीसी की दृष्टि से देखिएगा तो ये नहीं, हमें नहीं लगता है कि पूरा आपको पढ़ने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को बताया जा रहा है, इतना आप देख लीजिए। और उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेशन में किया जाएगा, इसको 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन को जब लाया जाएगा तो उसको जितने भी क्वेश्चन आपको जो छूट जा रहे हैं, जो टॉपिक छूट जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब आप बना लीजिएगा, लगभग 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो समझ जाइए कि ऑलमोस्ट आपको करंट अफेयर का सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो सबसे पहले जो मार्क किया उसी को ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा हुआ है सबसे पहले, भारत में 16 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया। यानी कब का टीकाकरण शुरू किया गया, 16 जनवरी 2021 को। उसको सबसे पहले किसको टीका मिला था, मनीष कुमार को, सफाई कर्मी था दिल्ली का, ठीक है। देखेंगे 100 करोड़ पूरा कब कर लेते हैं, 21 अक्टूबर 2021 को। पूछेगा 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य कब पूरा कर लेते हैं, 21 अक्टूबर 2021 को, 21 को पूरा किया था, ठीक है, 21 अक्टूबर 2021 को याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे निकलेगा तो भारत का घरेलू कोविड-19 वैक्सीन, ये कौन कौन सा वैक्सीन किससे किससे मिलकर गया, तो कोवैक्सीन किससे मिलकर गया, तो भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित हुआ। कोविशील्ड किसे बोलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोवैक्सीन तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित हुआ, कोवैक्स के द्वारा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित हुआ, ठीक है। ये पूछ सकता है कि ये जो वैक्सीन है किसके द्वारा बनाता है, तो इसमें हमको लगता है कि याद रखिएगा ये कोविशील्ड जो है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR के द्वारा मिलकर विकसित हुआ है, ठीक है। क्योंकि कोविशील्ड बहुत ज़्यादा बच्चों को लगा, जो हम लोग को भी कोविशील्ड हम लोग भी लिए हुए, दोनों टीका हम लोग कोविशील्ड का ही लिए, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें है कि किसको किसको कब मिला, वेरिफिकेशन दे दिएगा भारत में लगाने के लिए, ये सब अलग बात है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, लद्दाख। यानी कि कोविड-19 का टीका 100% पूरा करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख बना। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, कौन सा प्रदेश बना है, जो दोनों डोज पूरा कर चुका है, दोनों डोज पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। और उधर हम लोग बिहार में पढ़े थे, लोग कौन था, मोतिहारी था, ठीक है। मोतिहारी जिला था जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 100% पूरा करने वाला लक्ष्य को पूरा किया है, ठीक है। उसमें यहाँ आएंगे तो देखेंगे अपने वयस्क आबादी का 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव व्यान जम्मू कश्मीर का ऐसा गांव है जहां पूरे लोगों को, जितना भी वयस्क लोग होता है उसको टीकाकरण का पूरा कर लिया। उसको नीचे आएंगे देखो 100% पात्र आबादी 18+ वाला पूर्व कोविड टीकाकरण की डबल डोज को पूरा करने वाला पहला जिला कौन सा बना, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है जो डबल डोज को पूरा करने वाला है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो लिखा 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना, तो भुवनेश्वर। इन सब चीज़ को याद रखिएगा, जिला बना किन्नौर हिमाचल प्रदेश का, भुवनेश्वर बना, भुवनेश्वर जो है 100% टीकाकरण पूरा करने वाला शहर बना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 18% टीकाकरण का दोनों डोज पूरा करने वाला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला भी और राज्य भी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस को एक ही दिन में कोविड टीकाकरण करने का रिकॉर्ड बनाया गया 2.5 करोड़। यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर, इनका जन्मदिन कब है, 17 सितंबर को है, ठीक है। तो 17 सितंबर के ही 2021 में 2.5 करोड़ टीकाकरण दिया गया उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, यहाँ नीचे में दिया हुआ है ना, नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि 2022 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस, कौन कौन से दिवस शुरू किए गए। तो इसमें जैसे डॉल्फिन दिवस है, डॉल्फिन 5 अक्टूबर बनाया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ अभी भी पढ़े लोग स्टार्टअप के मामले में तीसरा नंबर पर भारत आ चुका है। तो इससे पूछ सकता है कि इसके जो दिवस कब मनाया जाएगा, तो 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ठीक है। शहीद दिवस 15 फरवरी को, शहीद दिवस 15 फरवरी को। उसके बाद से भाला फेंक, क्योंकि भाला फेंक नीरज
नीरज चोपड़ा से संबंधित है, ठीक है। तो भाला फेंक उन्हीं को स्वर्ण पदक हमारे ओलंपिक में जिताने के कारण, स्वर्ण पदक लेकर आने के कारण भारत सरकार द्वारा भाला फेंक दिवस भी बना दिया गया। कब? 7 अगस्त को, उनके जन्मदिन के डेट पर 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, इसमें बहुत, इसमें देखेंगे तो और सब, यहाँ आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है खनिज उत्पादन तथा भंडारण में भारत में प्रथम राज्य कौन है, यानी कि किस राज्य में कौन सा खनिज जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भंडारण कहाँ है। तो बक्साइट देखेंगे तो उड़ीसा में है, बक्साइट देखेंगे तो उड़ीसा में और भंडारण भी उड़ीसा में। कोयला छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है लेकिन भंडार करके रखा हुआ है झारखंड। तांबा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में और भंडार करके रखा है राजस्थान, ठीक है। कच्चा तेल देखेंगे तो राजस्थान में ज़्यादा मिलता है लेकिन भंडार करके रखा है असम। हीरा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, हीरा तो मालूम है, पन्ना और हीरा, ये जो हीरा की खदान में ये मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में। और कर्नाटक में देखेंगे तो सोना, जो KGF अभी भी फिल्म चल रहा है, KGF जो सेकंड आया हुआ है कोलार, वो KGF उसी पर सोने के ही पे ही फिल्म बना है, जो देखेंगे उसको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लॉ अयस्क में तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लेकिन कर्नाटक रखा है लॉस के भी। और मैंगनीज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, लेकिन उड़ीसा जो है उसको क्या किया है, भंडारण करके रखा है। अब्रक देखेंगे तो अब्रक आंध्र प्रदेश में ही है। चांदी देखेंगे तो राजस्थान में ही है। टीन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हरियाणा में है। प्राकृतिक गैस जो कि असम में, और असम में क्रोमाइट जो उड़ीसा में। इसमें आप ये हीरा वगैरह, हीरा और लॉ अयस्क, मैंगनीज और कोयला वगैरह का याद कर लेंगे, बाकी उतना देखने की जरूरत नहीं है ना। करंट अफेयर इतना ज़्यादा भाई पढ़ोगे कितना, इतना सब कितना याद करते जाओगे, ठीक है। उतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे तो विश्व में कौन कौन सा है। विश्व में देखेंगे तो देखिए, बॉक्साइट याद रखिएगा, विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और भंडार करके रखा है गिनी। कोयला देख सकते हैं चीन में ज़्यादा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको भंडार करके रखा है। भंडार करके देखेंगे तो USA बहुत सी चीज़ों को भंडार करके रखता है, ठीक है, जैसे तेल वगैरह को भंडार करके रख लेता है। तांबा देखेंगे तो चिली में ही है, उत्पादन भी और भंडारण भी। कच्चा तेल देखेंगे तो अभी बोले ना, कच्चा तेल उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। बहुत सारे देश का क्षेत्र को कब्जा करके रखता है, बोलता है कि मेरा ही है, वो ले लेकर रख लेता है अपने पास। लेकिन वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला सबसे ज़्यादा भंडार करके रखा हुआ है। सोना देखेंगे तो चीन में, याद रखिएगा, सोना सबसे ज़्यादा चीन में। हीरा रूस में, हीरा बहुत सुंदर होता है, रूस के लोग भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि रशिया जो आपको ये बर्फीला क्षेत्र में चल जाता है। तो हीरा याद रखिएगा रूस में सबसे ज़्यादा होता है और रूस में ही भंडार करके रखा हुआ है। सोना जो है चीन में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उत्पादन होता है सोना चीन में। बताइए, चीन जो है, सो जाओ सोना के लेके। लॉ अयस्क ऑस्ट्रेलिया में। शीशा जो है चीन में ही है, शीशा, अब्रक, चीन, सब चीन। टीन में चीन, सब। प्राकृतिक गैस रूस, अब्रक चीन, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, सब चीज़ें ना जितना भी है सब चीने के पास रखा है। लो अब यहाँ देखेंगे कौन कौन सा खादान में कौन कौन सा ये आ गया है। तो कुल खादान में उत्तर प्रदेश आ गया है। कुल खादान में बहुत सारे मतलब खादान है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, ठीक है। उत्पादन में प्रथम, ठीक है, द्वितीय छोड़ दीजिए, प्रथम सबसे देखिए। तिलहन में राजस्थान, यानी तेल वाला राजस्थान में तेल छोड़ा देता है। ऐसे भी याद रखिए, तेल छोड़ा देगा राजस्थान के ये रेगिस्तान में घूमने में, तेल छोड़ा देगा आपको घूमते घूमते, यानी इतना गर्मी होगा पसीना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कुल सब्जी का है उत्तर प्रदेश में, सब्जी खाइए, अपना यहाँ का भाषा है सब्जी खाइए, ठीक है। और कुल फल का है आंध्र प्रदेश में। बागवानी केरल में, बागवानी बाग बगीचा केरल में होगा, क्योंकि वहाँ ये निच्छलन वाले मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो चावल है पश्चिम बंगाल में, गेहूं है उत्तर प्रदेश में, मक्का है कर्नाटक में, मिलेट्स है राजस्थान में। इसमें गेहूं देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मक्का देख सकते हैं कर्नाटक में, बाजरा देख सकते हैं राजस्थान में, दाल देखेंगे तो राजस्थान में, अभी बोले तिलहन दलहन वही हो जाए। गन्ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कपास जो है गुजरात में, याद रखिए कपास जो है कपड़ा का, इसीलिए वहाँ बहुत बड़ा कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिलता है, कपड़ा का बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी हुआ है, उद्योग भी है, ठीक है। तो कपास कहाँ है, गुजरात में। अमरूद उत्तर प्रदेश में, आम उत्तर प्रदेश में, पपीता आंध्र प्रदेश में। अपना बिहार में क्या है जी, लौकी है, लौकी रह जाएगा बिहार में। कद्दू, लौकी बहुत जगह लौकी बोलते हैं, बहुत जगह इसको कद्दू बोलते हैं। तो यानी कद्दू कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में कद्दू रहेगा हम लोग का, लौकी थमा के भेज देगा लोग। बैगन पश्चिम बंगाल में, फूल गोभी पश्चिम बंगाल में, भिंडी गुजरात में, प्याज महाराष्ट्र, प्याज नासिक से आता है, प्याज वगैरह पता है। आलू जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। टमाटर आंध्र प्रदेश में, जूट एवं मिष्टा पश्चिम बंगाल में, मूंगफली गुजरात में, बादाम जम्मू कश्मीर में, बादाम खिला दिए जम्मू कश्मीर को, ऐसे ही रहेगा लो, ठीक है। रेड पीड सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक से नाटक मत कर, वहाँ से सूरजमुखी निकलेगा, ठीक है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी कर्नाटक, कौन सा कॉफ़ी कौन सा कर्नाटक। चाय आसाम, ये तो पता है। पुष्प उत्पादन तमिलनाडु, मसाला मध्य प्रदेश, लेकिन मसालों का राज्य जो पहले केरल था, ठीक है। तो मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहता है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। सेब जम्मू कश्मीर, केला जो आंध्र प्रदेश, नींबू गुजरात, संतरा आंध्र प्रदेश, अंगूर महाराष्ट्र में, ठीक है।
उसके बाद नीचे आएंगे तो फटाफट 100.com में यहाँ बहुत सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार इसमें तथ्य या पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। जैसे कि पहला दिया जितने भी मार्क किए उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मार्क क्या किए, इसमें हमको लग रहा है कि इसमें बहुत सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। इसको सबको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया जाएगा, जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। उसको देखेंगे सेकंड नंबर, तो भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना शहर कोच्चि में, जल मेट्रो कोच्चि में और जल टैक्सी महाराष्ट्र में। उसके बाद थर्ड नंबर पेंशन भोगी के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने का प्रथम राज्य जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली करने के लिए उड़ीसा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में, ओपन रॉक हैदराबाद, याद रखिए। दक्षिण ध्रुव ट्रैक तक जाने वाली कौन है? हरप्रीत सिंह चंडी। कहाँ की है? भारतीय मूल की हरप्रीत सिंह चंडी है, ठीक है। उसके बाद से पहला हेली हब खुलेगा गुरुग्राम में, हेली हब गुरुग्राम, याद रखिए, सिर्फ हेली हब गुरुग्राम। छोटे छोटे एकदम ये पॉइंट है ना, छोटे छोटे पॉइंट का आप याद रखिए, सिर्फ ये हेली हब गुरुग्राम, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको देखो IIT में सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा, है ना, IIT भारत के बाहर कहाँ खुलेगा, तो UAE में, यानी भारत का IIT कहाँ खुलेगा? UAE में। IIT कहाँ खुलेगा? भारत का IIT UAE में। उसको बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन बनेगा? सूरत, ठीक है। बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन कौन बनेगा? सूरत बनेगा। पहले सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन है? सैनिटरी नैपकिन मुक्त तो कुबलांगी केरल में, ठीक है। कोल टू मेथनॉल तो BSNL हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किस्सा खादी का दिल्ली पुलिस, किस्सा खादी किस पुलिस की पहल है? ये किस्सा खादी का पहल किसने शुरू किया? दिल्ली पुलिस, ठीक है। उसके बाद डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात न्यायालय में, डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात न्यायालय में। उसके बाद यहाँ देखेंगे भारत की सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग लिंक परियोजना के, यानी कि इसको याद रखिएगा, सबसे लंबी सुरंग जो है बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक बारामूला रेल लिंक परियोजना, ठीक है। उसके बाद यह देखेंगे स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसको भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य धूम्रपान यानी कि धूम्रपान मुक्त राज्य जो जितना बड़ी सिगरेट वगैरह से हिमाचल प्रदेश मुक्त हो चुका है। उसके बाद देखेंगे तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, है ना, गाजियाबाद मोबाइल हनी प्रोसेसिंग में जो मोबाइल पे कॉल करके क्या क्या आपको फंसा देते थे मोबाइल के माध्यम से। उसके बाद देखेंगे यहाँ बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला उड़ीसा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नासा में भारतीय महिला कौन है? जानवी डांगेटी। उसके बाद देखेंगे केंद्र शासित में पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की, शिक्षक विश्वविद्यालय दिल्ली हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत के सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज, 25 वर्ष की उम्र में युवा आयशा अजीज जो है युवा पायलट बनी है, ठीक है। और भारत में 19 वर्ष का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई समझ रहे हैं 594 किलोमीटर है। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध यानी कि शयन मुद्रा में प्रतिमा को, अच्छा शयन मुद्रा में सोए मुद्रा में प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? बोध गया बनाया जा रहा है बिहार में, यानी सबसे पहले इससे पहले सबसे बड़ा था बमियान में अफगानिस्तान में, जहाँ आतंकवादियों तालिबानी होंगे उसको उड़ा दिया लो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ देखें तो भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज मेघालय में, आर्क ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1000 फुट ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल रोड टनल बनाया गया, ठीक है। दुनिया का सबसे 1000 फुट ऊपर दुनिया, ठीक है। उसके बाद देखो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा, कहाँ बनेगा? कर्नाटक में। तो भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 8 को हवाई अड्डा है बरेली मिला के। भारत अपनी पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट चंडीगढ़ से, टाटा पर और टाटा मोटर्स के संयुक्त रूप से पुणे में, ठीक है। ये कारपोरेट उदाहरण किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे टी सेतु का उत्पादन किस नदी पर किया जाएगा? महानदी पर, याद रखिएगा। टी सेतु एक लंबी पुल है, उड़ीसा की सबसे लंबी पुल है टी सेतु। इसका उद्घाटन कहाँ किस नदी पर किया गया? महानदी पर। जम्मू कश्मीर पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जेरी बस्ती, यहाँ पर दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा, इसे दूध गांव घोषित किया गया। भारत का पहले जियो पार्क लम्हेटा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे किस राज्य में भारत अपनी पहल ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक में लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय केरल, ये याद रखिएगा, केरल पेपरलेस न्यायालय। पहली हाइड्रोजन में चलने वाली फ्लाइंग बोट, ये भी याद रखिएगा, दुबई में। देखिए इसका नाम है द जेट,
और हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग जेट है जो, ठीक है। द जेट कहाँ है, यूएई यानी दुबई में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित है, मध्य प्रदेश में। तो नीचे देंगे तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस प्रकार मंत्रालय अनुसूचित किया, बिजली मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा सम्मेलन। इसको देखेंगे तो किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई, बेंगलुरु में। आईओसी किस शहर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, तो मथुरा में। एनटीपीसी शहर की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगा, लेह लद्दाख में। ओआईएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो आसाम में। कहाँ करेगा, आसाम में करेगा। कहाँ करेगा, उसके बाद आगे आएंगे तो आगे यहाँ देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखेंगे तो यहाँ इसमें कुछ टिक मार्क कर लिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उतना सारा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले एशिया जो देखना जरूरी है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा भारत आता है। तो एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य से खोजा गया, शहतूत जीवाश्म जो है कहाँ से खोजा गया, राजस्थान, भारत से, ठीक है। इसको देखिए किस देश में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की गई, पाकिस्तान में। देश में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके बाद विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा बन गया, शंघाई, चीन। उसके बाद 51 नंबर देंगे 51 में $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी बनी एप्पल कंपनी, यानी कि 3 ट्रिलियन इसके पास पैसा हो चुका है एप्पल कंपनी का, इतना बड़ा मार्केट खड़ा कर चुका है। 52 नंबर देंगे किस देश में कृत्रिम सूर्य के बाद, तो चीन में कृत्रिम सूर्य हुआ था, अभी चर्चा में ही था, ठीक है। ऊँट वाला रहेगा तो सऊदी अरब रहेगा। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की जो लड़की थी, महिला थी, उनका नाम था जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम की रहने वाली है। उसको देखेंगे यहाँ 57 नंबर, तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत ही है, ठीक है, और खा भी जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश चीन है, आयात करता है चीन दूध का। दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है, तो बारबाडोस बना है, नया गणराज्य बना है, ठीक है। 62 नंबर देखेंगे तो एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, इंदौर, मध्य प्रदेश में। विश्व के सबसे अधिक तितली प्रजाति वाला देश कोलंबिया, इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक तितली की प्रजाति कहाँ है, कोलंबिया में। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा कहाँ मिला, इंडोनेशिया में। पुरानी जो पेंटिंग मिली है वो इंडोनेशिया में मिला है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में, मवेशी पार्क तमिलनाडु में। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप किस देश में खोजा गया है, मेडागास्कर जो अफ्रीका का बगल में एक द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप, जस्ट अफ्रीका के बीचों बीच में, मतलब ये अफ्रीका से अलग हट के ये अलग द्वीप हो जाए। द्वीप मतलब होता है चारों तरफ समुद्र होता है। उसके बाद नीचे आएंगे 73 नंबर देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम है, क्योंकि सोलर सिस्टम, पूरा विश्व का सोलर सिस्टम गुरुग्राम में ही बैठाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। राफेल वाला है तो याद रहे शिवांगी सिंह है राफेल उड़ाने वाली, इसको पहले ही करंट अफेयर में चर्चित है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 75 नंबर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, तो सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली नासा ही करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन यही है, नासा है। उसके बाद देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का एक हल्का विकसित खोजा, उस यूरेनियम का क्या नाम रखा है, तो यूरेनियम 214, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे खेलकूद में तो भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है, तो लखनऊ में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो लखनऊ में बन रहा है, ठीक है, लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकादमी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ देखेंगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ देखेंगे तो आपको प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर में याद रखेंगे कौन कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किस किस चीज़ के बने हुए हैं। तो मनोज तिवारी बने हैं खादी का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद अक्षय कुमार है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नितिन गडकरी याद रखिएगा खादी प्राकृतिक ब्रांड का ये बने। पंकज त्रिपाठी जो बने हैं फिनो पेमेंट बैंक के लिए बने हैं, एग्रोक्रेटिक कृषि नेटवर्क के लिए भी बने हैं। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के लिए फेमस हुए, वो नीरज चोपड़ा जो है वो गुड डॉट का क्या बने हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अवनी लेखरा जो है राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये वाला इसकी योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महेंद्र सिंह धोनी हेमलेन में पहले ब्रांड एम्बेसडर बना, ठीक है, हेमलेन में। सोनू सूद बने दिल्ली सरकार द्वारा जो बच्चों के द्वारा देश में मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ये इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बने। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि माई 11 के ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है, दोनों नाम दे, ऑप्शन ए में दे देगा सुमन गिल और ऑप्शन बी में दे देगा ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन सी में कुछ और दे देगा और ऑप्शन डी में दे देगा कि ए और बी दोनों। तो क्योंकि ये दो नाम है इसीलिए ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए।
उसके बाद नीचे देखेंगे तो इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कौन सा नाम सबसे ज़्यादा चर्चित में रहा है, तो वैक्स नाम। और मेरिया वेस्टर में तो बना है वैक्सीन, वैक्स से रिलेटेड ही रहेगा सब चीज़, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे ऑपरेशन गंगा चलाया गया किस केंद्र सरकार ने चलाया, ये ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया, तो जो यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है उसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो भारत के थे वहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि यूक्रेन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। रूस में भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उनको लाने के लिए वहाँ से सही सलामत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम रहा ऑपरेशन गंगा। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन परिवर्तन ये आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया, जिसमें परिवर्तन लाने के लिए चलाया गया। उसके बाद देखेंगे नीचे तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो था अफगानिस्तान में, जब ये तालिबान की कब्जा हुए अफगानिस्तान पे और अमेरिका वहाँ से जब चला गया, तो उस समय अफगानिस्तान में बहुत सारे हमारे भारतीय वहाँ पे थे, जिनको वापस लाने के लिए चलाया गया ये जो मिशन था, उसको कहा गया ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ये वंदे भारत कोविड वाला ही सेशन में हुआ था, जब विदेश में फंसे हुए 14,800 नागरिकों को भारत लाने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र से थी, जिसे मेडिकल वगैरह सप्लाई करने के लिए दूसरे देशों में मेडिकल की जरूरत थी, उसको भेजा गया था ऑपरेशन समुद्र, एक मित्रता के रूप में भेजा गया था। तो ऑपरेशन गंगा का ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं क्या क्या चीज़ इसमें है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग के उद्देश्य से यूक्रेन में फंसे छात्रों को वहां से बाहर निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा सफल क्रियान्वयन के केंद्र में 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे देशों में, देखिए मान लो यूक्रेन और रूस से लड़ाई हो रहा है, तो यूक्रेन से सटे 4 देशों में भेज दिया गया हमारे भारत से मंत्रियों को, 4 मंत्री। पहला मंत्री गए थे किरण रिजिजू, ठीक है, वो गए थे स्लोवाकिया में, और जनरल वीके सिंह गए थे पोलैंड में, हरदीप पुरी गए हंगरी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे रोमानिया में, ठीक है। ये चारों को भेज दिया गया कि वहाँ पर जाके जिधर से बच्चे जो भी भाग के आए इन सब देशों में, वहाँ से बच्चों को सुरक्षित भारत में भेज दिया जाए, ठीक है, भेज दिया जाए। इसके लिए ये लोग वहाँ पे गए। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो वन रिपोर्ट में देखेंगे, तो वन रिपोर्ट में क्या है कि वहाँ पे देखेंगे वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार। सबसे पहले यहाँ देखेंगे वन रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। वन रिपोर्ट जो है वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन संरक्षण यानी FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। देखिए बिहार का जो वन रिपोर्ट बताया उसी से उस समय भी बताया था कि जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। सर्वप्रथम 1987 में 87 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्षों में ये वन रिपोर्ट हर बार जारी किया जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए भारत का 33% जो भाग है वन क्षेत्र से ग्रसित है, ठीक है, 33% भाग, जिसमें वन और बीस दोनों मिलाकर बात होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें सिर्फ वन आवरण जो है, वन आवरण फिलहाल में कितना परसेंट कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21% है, ठीक है, 21% है, ठीक है। पिछले रिपोर्ट से 0.22% की अधिक बढ़ा हुआ है। इतना कितना बढ़ा है, 0.22% बढ़ा हुआ है इस बार, है ना। अब कुल मिला कितना है 21.71% है, ठीक है। उसको बाद यहाँ नीचे आएंगे तो उसके बाद देखेंगे तो वृक्ष कितना है, तो वृक्ष 2.91% भौगोलिक क्षेत्रफल का है, और बढ़ा कितना है 0.76% वृद्धि हुई है। यहाँ देख सकते हैं कितना वन है, वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, कुल वन कितना है। आप यहाँ पर आसानी से देख के इसको नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो सर्वाधिक वन देख लेंगे कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है। तो सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ना, जो राज्य है कि किस राज्य में वन का परसेंटेज कितना है यहाँ पे ना। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण करने वाला राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल के देश देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सेकंड देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में 1 किलोमीटर में है लगभग, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल का देश से, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। परसेंटेज के हिसाब से देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे, उसके बाद देखेंगे तो केंद्र शासित के हिसाब से देखेंगे तो लक्षद्वीप पूरा जंगले है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, अंडमान निकोबार में उससे कम। उसके बाद सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य यानी परसेंटेज बढ़ा है किस में, तो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सबसे नुकसान वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य, सबसे नुकसान हुआ कि कहाँ का वन, अरुणाचल प्रदेश में, बॉर्डर पे है अरुणाचल प्रदेश में। घने और खुले वन जो है, घने और खुले वन के आंकड़े में बहुत घने वन जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मध्यम घने वन है मध्य प्रदेश में, मध्यम खुले वन जो है मध्य प्रदेश में, खुले और मध्यम है मध्य प्रदेश में, और घने जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अन्य बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं, बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र में इतना परसेंट यानी 55,666.27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.8 है। जो टाइगर रिजर्व वाला देख सकते हैं 74.51% है, 74.51% है। और वहाँ बिहार में देखें तो लगभग 85%
84% से अधिक था, जो पूरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र का वन क्षेत्र था, ठीक है ना। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यहाँ सुंदरवन पाया जाता है मैंग्रोव में। उसके बाद से देखेंगे तो ये मैंग्रोव में सर्वाधिक वृद्धि किसने किया है, तो उड़ीसा वृद्धि किया है, ठीक है, उड़ीसा वृद्धि किया है। उसके बाद देखेंगे तो ये अब देखेंगे एयर क्वालिटी किस राज्य की कैसी है प्रदूषित शहर की सूची में। तो देश में देखेंगे तो प्रथम स्थान प्राप्त किया बांग्लादेश, यानी सबसे दूषित शहर कौन सा है, कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। सेकंड नंबर में चाड, थर्ड में पाकिस्तान, और भारत हमारा 5वां नंबर पर है, ठीक है। और उसके बाद राजधानी देखेंगे तो विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है दिल्ली है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। और शहर देखेंगे तो भिवांडी राजस्थान है। कौन सा शहर जो है सबसे प्रदूषित, तो भिवांडी राजस्थान हो गई सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो रामसर झील जो है, अभी तक रामसर झील यहाँ देख सकते हैं 49वां रामसर झील फरवरी 2022 को दिया गया, यानी कि अभी तक रामसर झीलों की संख्या कितनी हो गई, 49। तो ये 48 49 दोनों को देख लेंगे। ये 48वां नंबर है खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, गुजरात में है। और यहाँ 49वां देखेंगे बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसको यहाँ देखेंगे तो रामसर जिलों में 5 आर्द्र भूमियाँ जो सम्मिलित है, उसमें कौन से हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश का है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो आर्द्र भूमि में शामिल करना 5 आर्द्र भूमि जो है, ये याद रखिए कि जो आर्द्र भूमि में सबसे पहला कांवरताल जो है बिहार का सम्मिलित किया गया आर्द्र भूमि में। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ टिक मार्क करके रखे हुए हैं कि भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में भारत में कौन सा शामिल किया गया, चिल्का झील को। अभी फिलहाल रामसर स्थल कितना हो गया, 49 वो, ठीक है, 49। उसके बाद से सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल है। सुंदरवन जंगल जो है वेटलैंड वही हो जाएगा आर्द्र भूमि। सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ का दिया गया, तो उत्तर प्रदेश का 10 जो स्थल है सर्वाधिक रामसर स्थल है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे इन्वायरमेंटल टू द पॉइंट, यानी इन्वायरमेंट से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको देख लेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट देखने के बाद 10 टॉपिक हो जाएगा हम लोग का पूरा। 10 टॉपिक के बाद आराम से उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, बाकी 10 टॉपिक अगला वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। इसमें दिया है सबसे पहले केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया था, यानी बर्ड एटलस किसने जारी किया था, केरल ने। तो देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में देश के पेरू में तटीय क्षेत्र में 90 दिनों तक तेल मतलब निकलते रह गया, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिससे पर्यावरण आपातकाल लगाया गया था। कि हाँ लगाया गया पर्यावरण आपातकाल, तो दक्षिण अमेरिका में क्यों लगाया गया, क्योंकि तेल का वहाँ रिसाव होने लगा था। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे भारत में पहली बार ओशियन 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार ओशियन सम्मेलन का आयोजन किया है 2022 में, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में मैंग्रोव के प्रजातियों की एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की बात कही गई। उड़ीसा में क्या किया गया, ये मैंग्रोव की जो प्रजातियाँ हैं उनके लिए एक बैंक खोलने के, जीन बैंक खोलने के लिए उनको जीन को सुरक्षित रखा गया है। उसका दुबई में दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन चलने वाली जेट लॉन्च किया गया, इसको पहले भी देख चुके हैं लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराखंड में नैनीताल के जिले में भारत का सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में मेजबानी मिस्र करेगा, यानी कि COP27 जो का मेजबानी कौन करेगा, मिस्र करेगा। उसके बाद समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, यानी दक्षिण कोरिया जो है पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है, जलस्तर को बढ़ते हुए ये तैरता हुआ ही शहर बना दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे तो पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। कौन है पर्यावरण मंत्री, भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। हवा में CO2 को सोखने वाला दुनिया का पहला प्लांट कहाँ लगा गया, आइसलैंड में। आइसलैंड जो है यहाँ यूरोप और ये जो ग्रीनलैंड या उत्तरी अमेरिका का देखेंगे तो बीच में एक छोटा सा लैंड है, आइसलैंड उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से नीचे देखेंगे तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशियाई देशों में से पहला कौन देश बना है, तो भारत बना प्लास्टिक में समझौता। उसके बाद देखेंगे तो भारत में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ है, चमोली जिला उत्तराखंड में। तो कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में, और डॉल्फिन जो अनुसंधान केंद्र है पटना में, और डॉल्फिन के लिए प्रयोगशाला या वेधशाला कहाँ है, तो वेधशाला जो है बिहार के भागलपुर में है, ठीक है, बिहार भागलपुर में। उसके बाद देखेंगे तो 67वें फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण पुरस्कार में किसको चुना गया, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार वाटर ब्यूरियल को चुना गया है 67वें ये फिल्म फेयर पुरस्कार में। उसके बाद देखेंगे जून 2021 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है, तो 117 है ये पर्यावरण में। जून 2021 के
जारी अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे अधिक तितली कहाँ, ये याद रखिए कि सबसे अधिक तितली कहाँ है, तो कोलंबिया में है, ठीक है, कोलंबिया में। उसके बाद मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाया जाता है, वो तीनों प्रजाति कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। और इसको यूनेस्को की एक समिति में इसको ये, उसके बाद देखेंगे तो भारत का पहला परागकण पार्क नैनीताल में, परागकण पार्क नैनीताल में। और नगर निगम में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए थैला बैग की शुरुआत की गई लखनऊ नगर निगम द्वारा। अनुकूल प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी ने, नितिन गडकरी ने प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे पक्षी महोत्सव कलरव को कहाँ किया, तो बिहार के कलरव, ये नागिनकटी जमुई में कलरव गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कलरव जो हो जाएगा ये आपको आ जाएगा भागलपुर का आ जाएगा, और नागिनकटी चल जाएगा जमुई का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में 2022 के टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद चुना गया। टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी मतलब वही टी कर रहा है, सॉरी ट्री मतलब पेड़ का, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया, तो हैदराबाद को चुना गया है ना। उसके बाद देखेंगे तो इकोसाइड बिल कहाँ शुरू किया गया, तो फ्रांस में। ये मतलब पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसा भी कानून लागू किया है कि नुकसान पहुंचाएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। इसको कानून क्या कहा गया, इकोसाइड बिल कहाँ शुरू किया गया, फ्रांस में। उसको देखें तो उत्तराखंड को, तो उत्तरकाशी के भारत का पहला हिम तेंदुआ, उत्तराखंड जो है हिम क्षेत्र है तो हिम तेंदुआ का वहाँ संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। उसको देखेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 है, जिसमें से 12 को ये विश्व नेटवर्क में शामिल कर दिया चुका है। विश्व जल दिवस 2021 का मेन थीम क्या था, कैच दे रहे हैं, ठीक है, कैच दे रहे हैं, ठीक है। उसका टैगलाइन क्या था, वर्षा जल का संचय जहाँ भी हो जब भी हो। जो नीचे आएंगे देखेंगे तो वर्ष 2023 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब बनाया जाएगा, 2023 में। तो आज हम लोग कितना देख लो, आज हम लोग ये एडिटोरियल करंट अफेयर का 10 टॉपिक को हम लोग पूरा कर ले लो, ठीक है। दूसरे किसी वीडियो में बाकी जो टॉपिक बच रहा है उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमको लग रहा है कि 2-3 दिन में लगभग इसमें 30 या 35 टॉपिक्स है, तो हम कोशिश कर रहे हैं एक दिन में 10 टॉपिक अगर अपलोड किया जाएगा तो आपको आने वाले 2 से 3 दिन में पूरा ये जो हो जाएगा, ये करंट अफेयर जो एडिट रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। और आज ही एक और ये जो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें कम से कम कोशिश किया जाएगा कि 100 वीडियो अपलोड किया जाए ताकि धीरे धीरे वो भी होते रहेगा, ये भी होते रहेगा। तो 1 सप्ताह के अंदर में ये पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में क्या करेंगे कि लास्ट में जो इतिहास वगैरह बच जाएगा हिस्ट्री का, उसका एक मैराथन क्लास चला दिया जाएगा जिसमें पूरे इतिहास को कवर कर लिया जाएगा, बिहार हो या पूरे होल इंडिया का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो एक दिन ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बना देंगे मैराथन क्लास, जिसमें पूरे आर्टिकल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार रिवीजन करा देंगे। यानी मोटा मोटी आपको 10 दिन में एक बीपीएससी का स्पेशल क्लास लाया जाएगा जिसमें पूरा तरह से आपको कंप्लीट याद करा जाएगा, ठीक है। तो फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय